Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. So chapter 4, and this is the part 2 of human settlement, Indian people and इकोनॉमिक का 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वीडियो का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं करा था, लेकिन ये बताया था कि अगर रूरल इलाके के अंदर सेटलमेंट्स हो रहे हैं तो वो 4 टाइप के आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं। बाकी सेटलमेंट और भी टाइप के होते हैं, लेकिन ये सेटलमेंट ही आपकी बुक के अंदर बताए हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही अर्बन सेटलमेंट के बारे में भी बातें बताई जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना स्टार्ट अबाउट क्लस्टर्ड सेटलमेंट। दोस्तों, इसे गुच्छेदार बस्तियों के नाम से पुकारा जाता है और गुच्छे से यानी कि क्लस्टर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप का सेटलमेंट होता है। मतलब आपको इमेज से भी दिखाई दे रहा होगा कि सेटलमेंट गांव के अंदर कैसा है। इसके अंदर आपको कॉम्पैक्ट होम मिलेंगे। कॉम्पैक्ट मतलब होता है कि एक साथ सटे हुए घर, और ये क्लोजली बिल्ड हाउस होते हैं। दैट इज़ वाई इन्हें गुच्छेदार बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। और ये ज़्यादातर आपको गाँव के काफ़ी हिस्सों में देखने को मिलेंगे, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों और चाहे वो प्लेन नॉर्दर्न प्लेन के इलाकों में हो। ऐसे कहीं पे भी हो सकते हैं सेटलमेंट जो गुच्छों में हो, ठीक है ना। तो गुच्छों में 50, 60, 70 घर भी हो सकते हैं या उससे कम भी, लेकिन गुच्छों में ही आपको ये देखने को मिलेंगे। इसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि इसका लिविंग एरिया जो होता है ना, मतलब जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो तो गुच्छे में होता ही होता है, लेकिन इसके साथ में जो ये इलाके होते हैं ना, ये खेती के इलाके, ये इन इलाकों से बिल्कुल अलग होते हैं। सो दैट इज़ वाई इसकी ये खासियत आपको देखने को मिलेगी। एंड अनदर प्लस पॉइंट इज़ घर के विभिन्न आकार है। मतलब यहाँ पे अगर ये गुच्छेदार घर हैं यानी कि क्लस्टर्ड सेटलमेंट है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे घर जो है ना बिल्कुल सेम नहीं होंगे। किसी के घर पहले फ्लोर पे है, किसी के घर दूसरे फ्लोर पे, किसी का 25 गज का प्लॉट है, किसी का 30 गज का प्लॉट है ना। और दूसरी सबसे अच्छी बात, घरों के विभिन्न पैटर्न है। मतलब ये लीनियर पैटर्न पे होंगे, क्लोज शेप पैटर्न पे होंगे। और इसके बारे में आपने पहले भी वर्ड वाली बुक के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी सेटलमेंट होता है गाँव का, तो ज़्यादातर वो आपको ऐसे ही सेटलमेंट्स में देखने को मिलेंगे। अब इसी के हिसाब से यहाँ पर आपको फर्टिलाइज मिलेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अवेलेबल ऑफ वाटर होता है। उसी के हिसाब से ये पैटर्न डिसाइड हो पाता है कि किस इलाके में कैसा पैटर्न बनेगा, ठीक है। आई होप यू गॉट सम पॉइंट फ्रॉम क्लस्टर्ड सेटलमेंट, जैसे आप गुच्छेदार बस्तियाँ बोलते हैं। और दूसरा मेरा पॉइंट दोस्तों, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अभी गुच्छेदार तो हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। इसमें होता है क्या है कि इस तरह का पैटर्न जब होता है जब गांव के अलावा दूसरा एक इलाका हो। मान लीजिए कि ये गांव है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पैटर्न के अंदर आपको बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया आपको क्लस्टर्ड सेटलमेंट। यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ पे कॉम्पैक्ट तो है, लेकिन यहाँ पर घर बिल्कुल पास पास है। लेकिन इसी के अलावा इसी से थोड़ी सी दूर के अंदर आपको घर देखने को मिलेंगे, जिससे आप सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये सैग्रेशन मतलब अलग होने की वजह से ये अर्ध गुच्छेदार हो गए, ठीक है। आई होप यू गॉट सम पॉइंट। अब इसमें सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि इसमें जो मुख्य गांव के अलावा कुछ क्या कहते हैं, लोगों को मजबूर करने के लिए ऐसे सेटलमेंट के अंदर छोड़ दिया जाता है रहने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे डोमिनेंस ग्रुप मतलब गांव के नेता, घर के लोग या बहुत ख़ास लोग आपको इन दोनों के बीच में ही आपको रहने को देखने को मिलेंगे, जिससे आप गांव का विलेज हेड प्रधान बोल सकते हो या अमीर लोग बोल सकते हो, जिसकी दोनों ही इलाकों में चलती है, ठीक है। यहाँ पे एक बात ये है कि जो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट होता है वहाँ पे आपको ज़्यादातर लो पॉवर्टी टाइप के लोग देखने को आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। एंड देन दूसरा पॉइंट है हमारा हैमलेटेड सेटलमेंट, जिसे आप पाली बस्तियाँ बोलते हैं। ये भी गाँव के अंदर होती है, और यहाँ पे जो बस्तियाँ होती ना बहुत छोटी 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 इकाइयों के अंदर बटी होती है। अब इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, पाना, पारा, पाली, है ना, नगला, धानी, ठीक है। सेटलमेंट कैसे होते हैं, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा विलेज है। इस विलेज के अंदर
ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, ऐसे पॉइंट जो है ना वो अलग अलग होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। मतलब इन सेटलमेंट्स में क्या होता है कि अलग अलग सामाजिक ग्रुप के लोग, अलग अलग, एक ही गांव के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी कैटेगरी के लोग बटे होते हैं। आप कहीं पे विलेज में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक जाति के, एक समूह के लोग आपको एक साथ देखने को मिलेंगे, और दूसरी जाति, दूसरी समूह के लोग आपको दूसरे प्लेस पे देखने को मिलेंगे। होते उसी गांव के अंदर है लेकिन वो दूसरे प्लेस पे होते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपको मिडल और लोअर गंगा घाट वैली के अंदर देखने को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, किताबों के अंदर तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको ऐसे सेटलमेंट ना हर गांव के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कितनी टाइप की जातियां रहती है यूपी जैसे विलेजेस के अंदर, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में, है ना। तो ऐसे बहुत से इलाके, हरियाणा में भी, पंजाब में भी आपको एक छोटे से गांव में एक कैटेगरी के लोगों का अलग सेटलमेंट मिलेगा, और उसी गांव के अंदर दूसरे टाइप की कैटेगरी के लोग मिलेंगे, लेकिन वो अपनी क्या कहते हैं, सामाजिक यानी कि सोशल और एथनिक फैक्टर्स की वजह से अलग रह रहे होंगे, ठीक है। एंड देन लास्ट सेटलमेंट बहुत आसान है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा था, जैसे आप डिस्पार्ड सेटलमेंट यानी कि स्कैटर सेटलमेंट, आप इसे स्कैटर सेटलमेंट भी बोलते हैं। स्कैटर का मतलब आपको शब्दों से पता चल रहा होगा, बिखरा हुआ, दूर दूर सेटलमेंट, मतलब देख रहे हैं ना, एक घर यहाँ है तो एक घर यहाँ है। दैट इज़ वाई इन बस्तियों को, घरों को दूर दूर तक फैलाया जाता है, और इसके बीच में आपको खेतियाँ देखोगे मिल जाएगी करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इसे हम स्कैटर सेटलमेंट बोलते हैं। तो इसी टाइप का सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको सेटलमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई गाँव के सेटलमेंट्स के बारे में, लेकिन अब हमें अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में जानना है। अब अर्बन सेटलमेंट्स आपको पता ही है कि बस्तियाँ बहुत सारी होती हैं, और बहुत सारे मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं घर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रूरल सेटलमेंट से ज़्यादा होती है। तो इसी हिसाब से आपने इसके बारे में, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अर्बन सेटलमेंट के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया था। तो इसकी एक खासियत बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर जो शहर होते हैं ना, वो मिलियंस सिटी, वो बहुत फेमस होती है क्योंकि वहाँ पे 10 लाख तक की जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। तो इतिहास के अंदर 1810 में पहला शहर पाया गया था लंदन, जहाँ पर 18वीं शताब्दी के अंदर लगभग 10 लाख की संख्या का एक शहर बना था। दोस्तों आपको कमेंट ये करना है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, कमेंट ये करना है कि 1800 में क्या कहते हैं लंदन के अंदर जो शहर था वो कौन सा शहर था जिसके क्या कहते हैं 10 लाख की आबादी थी, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा मुझे कि पहला शहर कौन सा था, क्योंकि मिलन सिटी के नाम से जाना गया था। फिर बाद में 2017 तक आते आते उसकी परसेंटेज इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और आपको दिल्ली में तो बहुत सारे, और दिल्ली गलत कह रहा हूँ मैं, इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी मिलियन सिटीज़ देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अर्बन सेटलमेंट्स के भी बहुत सारे कारण होते हैं, अगर साइज़ ऑफ पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैसी होगी वहाँ पे लोग कैसा काम धंधा कर रहे होंगे, वहाँ की लोकेशन कैसी होगी, तो इस हिसाब से हम शहरी बस्तियों को बांट देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि दिल्ली में, या मैं बोल सकता हूँ गांव के अंदर जो शहर बन रहे थे, जो सिटीज़ बन रही थी, उसके डेवलपमेंट के क्या कोई रीज़न नहीं होंगे, या एकदम से शहर बस गए होंगे, या एकदम से क्या मैं बोल सकता हूँ कि अर्बनाइजेशन हो गया होगा? नहीं, इसमें बहुत लंबा समय लगा होगा, और अगर समय लगा होगा तो कितने टाइप के शहर थे, कितने टाइप की इनका इवोल्यूशन हुआ है ना, इनका विकास कैसा हुआ, तो उसे 3 टाइप बांटा गया है कि एंशियंट टाइम पे यानी कि प्राचीन नगर अलग हुआ करते थे, मिडीवल टाउन्स अलग आ गए, और उसके बाद मॉडर्न टाउन्स अलग आ गए, है ना, और एट प्रेजेंट टाइम जो चल रहे हैं वो मॉडर्न टाउन्स हो गए। और इस हिसाब से शहरों का विकास धीरे 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 उनका लेवल बढ़ता चला गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एंशियंट टाउन की बात करें, प्राचीन नगरों की बात करें, तो प्राचीन जो नगर थे वो आज से कम 2000 साल पहले स्थापित हुए थे, अपने धर्म की वजह से और अपनी संस्कृति की वजह से। एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो जैसे ताजमहल का एक आगरा एक स्टेट मान लेते हैं,
तो आगरा में अगर आप देखेंगे तो प्राचीन टाइम पे तो क्या कहते हैं वहाँ पर मुग़ल काल थे। और अगर मैं बोध गया की बात कर लूँ, है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, है ना। और ऐसे मतलब बहुत सारे इलाके हो सकते हैं ना। तो अजंता की गुफाएं हो गई, इसकी वजह से वहाँ पर वो बहुत फेमस हुआ। फिर चेन्नई के अंदर ये जो महाबलीपुरम है, ये क्यों इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की वजह से फेमस हो पाए थे। और ये आज से नहीं, बहुत हज़ारों साल पुराने स्टेट्स ये जो है बसे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए पटना के अंदर बहुत सारे प्लेसेस है, जैसे बोध गया बता दिया मैंने, वाराणसी है, मदुराई है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो एंशियंट टाइम से बसे हुए प्राचीन नगर है। अच्छा, मिडीवल शहर आप देख सकते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर भी है, सेंट्रल रीजन के अंदर भी, ईस्टर्न रीजन में, नॉर्दर्न ईस्ट रीजन में, वेस्ट रीजन में और साउथर्न रीजन के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वो वाला टाइम पीरियड है जिस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, और आज की डेट में उनके किंगडम्स को हेडक्वार्टर्स बना दिया गया है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ दिल्ली के अंदर लाल किला, है ना। आगरा के अंदर जैसे ताजमहल था वो आगरा था, अब उसको होम और किंगडम्स को हेडक्वार्टर बना दिया गया है ना। तो जो उनके खंडहर्स थे उनको डेवलप्ड करके अब उनको एक अच्छा किला बना दिया गया है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग आज भी घूमने आते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली है, हैदराबाद का निज़ाम का इलाका है, जयपुर की बहुत सारी कोठियाँ हैं, लखनऊ के बहुत सारे नवाबों के घर हैं, आगरा के अंदर हमारे क्या कहते हैं, आपको पता ही है शाहजहाँ है जिन्होंने ताजमहल बनाया था। नागपुर के अंदर भी स्टेट्स होंगे कोई ना कोई जो मिडीवल शहर की वजह से फेमस होंगे। अब आते हैं मिडीवल शहर के बाद अंग्रेज़ों का टाइम पीरियड। उन्होंने अपने हिसाब से स्ट्रक्चर्स देने की चालू करी। उन्होंने कहा कि हम शहर को बसाएंगे लेकिन अपने हिसाब से। तो ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियंस लोगों ने इनको और डेवलप करने की कोशिश करी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ज़्यादातर अपने जो भी डेवलपमेंट्स करे वो इन कोस्टल लाइंस पे करने की कोशिश करी। वो अगेन आपको पता होगा पॉलिटिकल रीज़न यही है कि यहाँ पे यूके है, यहाँ पे बहुत लंबा सफ़र तय करते 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 वो लोग यहाँ से जहाज़ों से आते थे। सो दैट इज़ वाई वो इधर बीच सेंटर में अपना डोमिनेंस बसाने से अच्छा वो यहाँ पे कोस्टल लाइंस पे करना चाहते थे, ताकि सामान को लाया और ले जाया बहुत आसानी से जा सके। तो इसीलिए यहाँ पे ही अपना सेटलमेंट करते थे। तो आप देखेंगे कि बहुत से यूरोपियंस लोगों ने अपने खुद के किले भी बनवाए थे, और साथ में बोल सकता हूँ मुंबई है ना, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे प्लेसेस थे जो इन्होंने डेवलप करे। कोलकाता है, मद्रास है, और उसके बाद में बोल सकता हूँ बम्बई है। ऐसे बहुत से महानगर थे जो इन्होंने इस्टेब्लिश करे थे, है ना। तो मुंबई के अंदर सूरत है, दमन एंड दीव है, गोवा है, पौंडीज है, मुंबई है, मद्रास, कोलकाता, ऐसे बहुत से इलाके हैं जो उस समय पे मॉडर्न शहर के नाम से जाने गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने खुद के स्किल्स, अपने खुद की मैं बोल सकता हूँ आर्ट की जो आर्किटेक्चरल फॉर्म है, वो बिल्डिंग्स के नए नए शेप्स हो गए, बिल्डिंग के बनाने के सही से तरीके हो गए। और उसके बाद आप ये देखने की कोशिश करेंगे जब अंग्रेज़ लोग चले गए थे 1850 के बाद लगभग थोड़े बहुत अंग्रेज़ थे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 1947 के अंदर हमें पूरी आज़ादी मिली। फिर हमने मॉडर्न शहर को धीरे धीरे करके 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 हमने कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स बनाए, हमने कहीं ना कहीं बिजनेस टाउन्स बनाए, है ना। जिसमें से आप देखेंगे कि अभी एट प्रेजेंट टाइम पे अगर हमने गुरुग्राम, रोहतक, गाज़ियाबाद, चंडीगढ़, है ना, ऐसे बहुत से प्लेसेस है जो इंडियंस ने डेवलप करे बाद में जाके। उसके बारे में हम वीडियो के सेकंड पार्ट में ज़्यादा अच्छा समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही है। वीडियो के लास्ट पार्ट में आप जानेंगे और आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब इंडिया आया तो उसने कैसे अपने सेटलमेंट्स को और अच्छा बनाया। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द सेकंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया।
तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।